जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी के लिए सीट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आंसर मालूम हो तो कोई भी प्रश्न पर कन्फ्यूजन होने पर कमेंट कर जरूर बताएं। अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? तो अयोध्या जो अभिलेख है दोस्तों यह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का है। तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख है। जानते हैं दोस्तों इसके विश्लेषण के बारे में। तो अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा है? तो ये अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया और ब्राह्मण साहित्यों का विकास में मदद किया। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा थी और इनके दरबार में महान मनु रहते थे। एक अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र के प्रधान पुरोहित पतंजलि भी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पतंजलि किनके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, दूसरा नंबर प्रश्न, सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मा जो था दोस्तों यह कनु वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा कनु वंश का अंतिम शासक था। इसके विश्लेषण के बारे में जाने तो सुशर्मा की हत्या 28 बीसी में शिमुक ने कर दिया था। तो सुशर्मा की हत्या शिमुक ने कर दी और शिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हैं? तो शिमुक हैं। सुशर्मा यानी कि सुशर्मन मगध साम्राज्य के अंतिम ब्राह्मण वंश कनु वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम अगर पूछे तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कनु वंश। बात करें दोस्तों एक बार फिर से कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कनु वंश। कई बार ये क्रम पूछा जाता है। बात करें दोस्तों कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग थे। वहीं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन थे। नेक्स्ट है, नंद वंश के प्रथम शासक महापदम नंद, वहीं नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। वहीं शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बात करें दोस्तों कनु वंश की, तो कनु वंश का प्रथम शासक वासुदेव कनु था। वहीं कनु वंश का अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन था। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो तुर्क शासन की स्थापना बिहार में बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। बात करें दोस्तों बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक की सहायक था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बंगाल बिहार क्षेत्र सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के थे। यानी कि जब बख्तियार खिलजी ने बिहार और उत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया था तो उस समय इन क्षेत्रों का राजा लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण विजय उदिंतपुरी जो कि बिहार शरीफ है दोस्तों की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी लगभग 1203 से 1204 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन भयभीत होकर अपनी राजधानी से भाग गया। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान तक तुर्की का अधिकार हो गया। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार के अपने विजित क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती को बनाया। बात करें दोस्तों जब बख्तियार खिलजी ने पूरा उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल को जीत लिया तो वो अपनी जो राजधानी थी वह लखनौती को बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों कि तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ये भी हमें याद रखना है।
वहीं बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त वंश के प्रतापी शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया था और यह तुर्क शासक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक शाह वली उल्लाह हैं। शाह वली उल्लाह वहाबी आंदोलन के संस्थापक हैं। 18वीं सदी के शाह वली उल्लाह ने वहाबी आंदोलन आरंभ किया था। यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम समुदाय में प्रवेश कर रहे बाहरी तत्वों को रोकने का आंदोलन था। नेक्स्ट है दोस्तों कि शाह अब्दुल अजीज एवं सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। तो कई बार ये जो है शाह सैयद अहमद बरेलवी के बारे में भी पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, तो ये वहाबी आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की बात करें। ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किसने की थी, तो ताना भगत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1913 से 14 के बीच स्टार्ट हुआ था और यह स्टार्ट किया था जतरा भगत ने। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रभाव उरांव, मुंडा तथा संथाल जनजातियों पर व्यापक रूप से पड़ा। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप इसके पूर्व हुए जनजातीय आंदोलन के स्वरूप से अलग था। इस आंदोलन में जनजातियों की राजनीतिक चेतना ज़्यादा स्पष्ट थी। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत, उरांव और तुरिया भगत उरांव ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम तथा ताना भगत आंदोलन कांग्रेस के कार्यक्रम तथा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इस आंदोलन ने ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया तथा खादी के उपयोग को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न की बात करें, 6ठा नंबर प्रश्न की बात करें। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को हुआ था। आरा शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आरा शहर वर्तमान भोजपुर जिला का मुख्यालय शहर है, जबकि पहले यह शाहाबाद जिला का मुख्यालय शहर था। नेक्स्ट दोस्तों कि 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने द बिहार टाइम्स नामक पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया, जिसके संपादक महेश नारायण थे। 1894 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा का विवाह राधिका देवी से हुआ। 1900 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रभावशाली भाषण देकर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय राजनीति में अपना एक विशिष्ट पहचान बना लिया। 1900 ईस्वी में इन्होंने कायास्थ समाचार का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा पटना में राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 6 मार्च 1950 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की पटना में मृत्यु हो गई। तो नेक्स्ट है, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो द मदरलैंड समाचार पत्र का जो प्रकाशन था दोस्तों, यह मौलाना मजरूल हक द्वारा किया गया था। मौलाना मजरूल हक द्वारा द मदरलैंड नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। बात करें सितंबर 1921 ईस्वी में मौलाना मजरूल हक ने पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारे के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने जुर्माना देने के बजाय 3 महीने की जेल जाना श्रेयस्कर समझा था। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना भी मजरूल हक ने ही की थी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि पटना में स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, तो मजरूल हक ने की, जो उनके मित्र खेरू मियाँ की जमीन पर बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की बात करें। प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पर विकल्प की पहचान करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका जो विकल्प सही है, तो इसमें देख सकते हैं
कि यह मौर्यकालीन रचना है, बिल्कुल गलत है। यह गुप्तकालीन रचना है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मौर्य इतिहास यह जानने का स्रोत है। तीसरा है, चौथा है दोस्तों, देख सकते हैं यह गुप्त इतिहास जानने का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, यह गुप्त इतिहास जानने का स्रोत है। यह भद्रबाहु ने रचना की थी, बिल्कुल गलत दोस्तों। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं, यह विशाखदत्त द्वारा रचित था, यह यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की बात करें। अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो यह 1770 में की गई थी। कब की गई थी? 1770 में अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन के तौर पर गठित हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया? तो कब और किस जिला से किया दोस्तों? तो 1919 ईस्वी के मधुबनी जिला से किया। 1919 की मधुबनी जिला से बिहार के कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत की। बात करें दोस्तों, यह आंदोलन लगान वसूली के क्रम में गुमास्तों के अत्याचार और जंगल से फल तथा लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर प्रारंभ हुआ था। दरभंगा महाराज ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए 1922 ईस्वी में एक प्रांत सभा का गठन कर तथा कुछ रियासत देकर आंदोलन को कमजोर कर दिया। दरभंगा राज्य की स्थापना पंडित महेश ठाकुर द्वारा किया गया था। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। स्वामी विद्यानंद द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक फैल गया। 1917 ईस्वी में चंपारण जिला में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? तो फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था दोस्तों? तो कोबोल्ट का था, कोलबर्ट का था। कोलबर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के कोबल्ट मंत्री का प्रमुख हाथ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न। पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो पटना में सदाकत आश्रम की जो स्थापना है दोस्तों, यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। बात करें दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में, तो पटना में सदाकत आश्रम असहयोग आंदोलन के दौरान स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों, यह 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग कर उचित मार्गदर्शन के लिए मजरूल हक के पास आए। मजरूल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ से पटना दानापुर रोड पर दान में जमीन का एक टुकड़ा प्राप्त किया। उस स्थान पर 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। यहाँ छात्रों द्वारा चरखा बनाने का कार्य आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह स्थान बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। कालांतर में यह सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को सदाकत आश्रम में ही हुई थी। तो ये भी हमें याद रखना है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये सदाकत आश्रम में हुई थी, पटना में। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। मौलाना सज्जाद 16 फरवरी 1919 को मजरूल हक के सक्रिय संयोग से पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया गया, जिसमें खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि खलीफा के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो खलीफा मुस्लिमों का धर्मगुरु था। फलतः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध
एवं खलीफा के पक्ष में एक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं दोस्तों, यह किस में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख है। इसके बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी तथा संस्कृत भाषा एवं साहित्य का आश्रयदाता था। रुद्रदामन एक कुशल प्रजापालक, तर्कशास्त्र का विद्वान तथा संगीत का प्रेमी था। इनके समय में उज्जैनी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। रुद्रदामन ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया और काफी धन भी खर्चा किया। नेक्स्ट चलते हैं, स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख मिलता है। 15 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो कुंडलवन इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसानों के पक्ष में संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें 1867 में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण गए और बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। भारत में इस आंदोलन के बाद गांधी जी और उनकी अहिंसात्मक पद्धति का महत्व बढ़ा। 18 दिसंबर 2018 को चंपारण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के राजकुमार शुक्ल की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये भी हमें याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, किस शासक ने उर्दू का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में ही हुआ था। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या है? तो रोशन अख्तर है। उर्दू के प्रसिद्ध कवि वलीद कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता माना जाता है। वलीद कनी के गुरु शाह सादुल्ला गुलशन थे। वलीद कनी के जो गुरु थे सादुल्ला गुलशन थे। नेक्स्ट बात करें 18वें नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के शासक थे दोस्तों, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ संपादन किया था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वहीं वाकाटक के प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वहीं बात करें दोस्तों, समुद्रगुप्त ने अपनी विजय की उद्घोषणा हेतु 1 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी यजुर्वेद में मिलती है। अश्वमेध यज्ञ सार्वभौमिक चक्रवर्ती राजाओं द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। सतकर्णी प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। अश्वमेध यज्ञ सतकर्णी प्रथम ने भी किया था। 19वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ कहाँ पर विद्यमान है? तो ये जो तीनों प्रकार के चित्र हैं दोस्तों, यह एलोरा में है। एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। बात करें दोस्तों, एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। इस गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 753 ईस्वी से 973 ईस्वी के मध्य करवाया था। यहाँ बौद्ध चैत्य एवं विहार, हिंदू मंदिर और जैन देवालय कुल मिलाकर 34 की संख्या में पर्वत को तराश कर बनाए गए हैं। एलोरा और अजंता औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। एलोरा में 1 से 12 तक शैल गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा में 13 से 29 तक शैल गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है, वहीं जबकि 30 से 34 तक की शैल गुफाएं जैन धर्म को संबंधित है। चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वह एकमात्र
वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हो गई थी? तो वह कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में कर दी गई थी। बात करें दोस्तों लॉर्ड मेयो जिनकी भारत में हत्या हुई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली द्वारा कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने ही भारत में सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में जनगणना कार्य प्रारंभ किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को दिल्ली राजधानी के आयोजन जुलूस समारोह में बम से घायल कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग को दिल्ली राजधानी के आयोजन जुलूस समारोह में बम से घायल कर दिया गया था। चलते हैं 21वां नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी का सामना किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया। बाबर के पानीपत युद्ध विजय का मुख्य कारण तुगलमा पद्धति थी। तुगलमा पद्धति जो थी दोस्तों बाबर की पानीपत विजय की मुख्य कारण था। बाबर ने इस युद्ध में विजय का मुख्य श्रेय तीरंदाजों को दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। कई बार ये डेट पूछा जाता है दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ था जिससे बाबर की विजय हुई। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1519 ईस्वी में भेरा और बाजोर के यूपुसजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। 22वां नंबर प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन है? तो वह एकमात्र जो हिंदू राजा है दोस्तों यह हो जाएगा हेमू। एकमात्र हिंदू राजा कौन है? तो हेमू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो 23 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा मनुची। मनुची अपना जीवन दारा सिकों के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। मनुची मूलतः वेनिस का निवासी था जिसका जन्म 1639 ईस्वी में हुआ था। वह जनवरी 1656 ईस्वी में सूरत का बंदरगाह पहुंचा। मनुची ने दारा सिकों की सेना में अपना जीवन तोपची के रूप में आरंभ किया। 24 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत भारत का राष्ट्रगीत है और इसे आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है दोस्तों यह भारत का राष्ट्रगीत है और इसे आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में किया था। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करें। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी, यही यहाँ पर गलत कथन है। ठीक है, चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न की बात करें। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लाटावस्की थी। मैडम ब्लाटावस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना किए थे 1875 में। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों यह थी गिरिब्रिज या राजगिरी। उसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुई, यह भी हमें याद रखना है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत ज्ञात होता है, तो इसका जो ज्ञात होता है दोस्तों मुहरों से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न की बात करें। गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक था दोस्तों? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। गाजी जो मलिक था यह तुगलक वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो 31 का राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। बात करें
खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। गुलाम वंश के अंतिम शासक तैमूर की हत्या करने के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में भारत में खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी ने किलखोरी को अपनी राजधानी बनाई। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी को उदारता का अंदाजा उसके एक कथन से लगाया जा सकता है, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अपने राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का था। जलालुद्दीन खिलजी अपने राज्याभिषेक के समय 70 वर्ष का था और सबसे बूढ़ा अगर पूछे शासक तो जलालुद्दीन खिलजी ही था। 32 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई थी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार द्वारा किया गया था। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। डोमिनियन स्टेट व्यवस्था में वास्तविक शक्ति शासक वर्ग से इतर किसी अन्य शक्ति में निहित होती है। इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के मुलाकात की और चंपारण आने का आग्रह किया। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो भारत सेवक समाज की बात करें तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था 1905 में। जो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। बात करें वीडी सावरकर की, तो वीडी सावरकर जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किया था। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत सेवक समाज के सदस्य थे। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना पुणे में हुआ था। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। वाराणसी कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 ईस्वी में इंडियन लिबरेशन कांग्रेस फ्रंट पार्टी की स्थापना की थी। कई बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं विश्लेषण कराता जा रहा हूँ। 35 नंबर प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। INA जो था कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। INA का फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन नेशनल आर्मी। इन्होंने मार्च 1942 में जापान के मेजर आईवाचा फुजिहारा एवं रास बिहारी बोस की प्रेरणा से INA का गठन किया था। 1 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 36 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 36 में पहचानना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो काकोरी कांड की बात करें तो काकोरी कांड 1927 में हुआ था, बिल्कुल सही है। साडन की हत्या की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जो सुमेलित होगा 36 में ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने का प्रयास किया गया था। इस कांड के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी पर मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। बात करें सैंडर्स की हत्या, तो सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी। जनरल डायर की हत्याकांड 1932 में, अलीपुर शरीयत 1908 में, सभी का सभी कथन यहाँ जो है सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, किस देश ने असाधारण प्रतिभा की आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू किया है? तो गोल्डन योजना किसने स्टार्ट किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पंजाब का कौन सा स्थान होजरी के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। आर्थिक नियोजन विषय किसका है?
तो आर्थिक नियोजन जो विषय है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, ये भी हमें याद रखना है। 40वां नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है और जो है दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो ये भी हमें याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राज्य के जो पुष्प है दोस्तों, ये गेंदा का फूल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है दोस्तों? तो बिहार का अक्षांश विस्तार के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बिहार की आकृति आयताकार है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। वहीं बिहार राज्य के पूरब से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों, बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। बिहार राज्य के कुल लोकसभा सीटों में 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये लोकसभा सीटें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में हैं। बिहार के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। वहीं बात करें दोस्तों कि बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। वहीं बात करें दोस्तों कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तो 38 है। वहीं बात करें दोस्तों बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधान परिषद में टोटल 75 सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की बात करें, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने से क्या कहा जाता है? तो टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रगतिशील कर इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की जो राजधानी दिल्ली है दोस्तों, तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना और जिसमें विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानमंडल के साथ साथ मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व है। बात करें दोस्तों कि 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। 46 नंबर प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए थे दोस्तों? तो ये कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किए गए थे। मुजफ्फरपुर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए थे। योगेंद्र शुक्ल पर ब्रिटिश सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इन्हें बक्सर जेल में रखा गया जहां 1944 ईस्वी में इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करें योगेंद्र शुक्ल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण सेनानी एवं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के प्रमुख सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के साथ योगेंद्र शुक्ल 9 नवंबर 1942 को जेल से फरार हो गए थे। 47 नंबर प्रश्न की बात करें, दिलवारा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर जो है दोस्तों, यह माउंट आबू राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो सुविख्यात जो सूर्य मंदिर है यह कोणार्क उड़ीसा में है। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के पूर्व गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है। ठीक है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। बात करें दोस्तों, यह 1953 ईस्वी में हिंदी ऐतिहासिक फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक सोहराब मोदी थे। इस फिल्म में सोहराब मोदी की पत्नी महताब ने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। वर्ष 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इस फिल्म में लक्ष्मीबाई का किरदार कंगना रनौत ने निभाया है। राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारतीय फिल्म थी, 1913 में यह बनी थी। राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारतीय फिल्म थी और यह 1913 में बनी थी। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रमंडल जो खेलों का प्रारंभ है दोस्तों, यह 1930 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? तो बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा जो राज्य है दोस्तों, यह 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? तो सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो यह पटना जिले में है। नेक्स्ट है, बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो बिहार एकमात्र किसका उत्पादक है दोस्तों? तो बिहार एकमात्र उत्पादक है पाइराइट का। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव पूंजी जो सूचकांक है दोस्तों, यह विश्व बैंक जारी करता है। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, बिहार में शहरी आबादी कुल कितनी प्रतिशत है? तो बिहार में शहरी आबादी की बात करें तो यह 11.29% है। तो इनमें से यहाँ पर कोई नहीं ऑप्शन है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार में शहरी आबादी 11.29% है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, 58 नंबर प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार में अधिकांशतः कछारी मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड पुनर्वर्तित प्रदान करता है। तो नाबार्ड जो पुनर्वर्तित प्रदान करता है दोस्तों, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड जो है ऋण प्रदान करता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा को दर को भारतीय रिजर्व बैंक बदल सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है यह उत्तराखंड से है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है दोस्तों? तो सलाल प्रोजेक्ट जो है यह चिनाब नदी से संबंधित है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है। इस परियोजना की परिकल्पना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 1970 से प्रारंभ हुआ। चिनाब नदी का दूसरा नाम चंद्रप्रभा नदी है। यह जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। 63 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा एक गर्म जलधारा नहीं है? तो कौन सा गर्म जलधारा नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एवं लेब्राडोर धारा गर्म जलधारा नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लेब्राडोर जलधारा गर्म जलधारा नहीं है और ये दोनों ठंडी जलधारा है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 हजीरा से कोलकाता बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अटारी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी नहीं है। यह जो है दोस्तों, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी है। NH44 की बात करें दोस्तों, तो भारत की सबसे लंबी NH44 है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की बात करें, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो चावल के लिए विचार करना है दोस्तों।
तो देख सकते हैं चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही है। चावल की कृषि के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, वहीं वर्षा सामान्य वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शीतकालीन कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है? तो शीतकालीन कटिबंध का क्षेत्र इनमें से अगर पूछे दोस्तों तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1960 ईस्वी के सिंधु जल बंटवारा के तहत भारत निम्न में से किस नदी का जल उपयोग नहीं कर सकता है? तो भारत जो है चिनाब नदी का जल का प्रयोग नहीं कर सकता है। वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत चिनाब नदी का जल का उपयोग नहीं कर सकता है। सिंधु के संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां अर्थात रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को प्रदान किया गया है। पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के अधीन है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को हुआ था। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। 68 नंबर प्रश्न, दुकम पतन किस महासागर में स्थित है? दुकम जो पतन है दोस्तों यह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर, इनमें जल कहाँ से आता है? तो 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों, इनमें जल सतलज नदी से आता है। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक आपने मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ बीपीएससी और बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल होने वाले हैं। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक मैक्स वेबर थे। कौन थे दोस्तों? मैक्स वेबर। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न, गोथार्डिबेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो यह जो सुरंग है दोस्तों यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। इसने जापान के शिकन रेलवे सुरंग को पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे लंबी सुरंग जो है यह कहाँ की है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की है। चेराबारी ग्लेशियर स्थित कहाँ है? तो चेराबारी जो ग्लेशियर है यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह किस वर्ष बन जाएगा? तो वर्ष 2027 में बन जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हिमनद है यह गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है दोस्तों यह नागपुर में अवस्थित है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ग्रेट साल्ट जो झील है यह यूएसए यानी कि अमेरिका में है। 77 नंबर प्रश्न है, कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो कोनधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो अमेजन में कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथा चिन्ह के परिधीन क्षेत्रों में। चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की बात करें। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो इसको लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझौर से होती है। लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझौर से होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र राउरकेला कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रूप्स और डीमेक के संयोग से लगाया गया था। इसने वर्ष 1959 ईस्वी में उत्पादन शुरू कर दिया। यह मैग्नीज और चूने के पत्थर का भंडारण का निकट स्थित है। यह लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ अथवा क्योंझौर और केदुझार जिले से लाया जाता है। राउरकेला दुर्गापुर भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मित इस्पात षड्यंत्र है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश है? तो कौन सा बाल्कन देश है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अलावा अन्य सभी देश बाल्कन देश हैं। यहाँ जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया के अलावा सभी के सभी देश बाल्कन देश हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार के 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर
कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग का कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों? तो किस भाग का कानूनी अधिकार हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 12 का कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालित कर सकता है दोस्तों? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का अनुबंध संबंधित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो अनुच्छेद है दोस्तों, तो अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में बोल रहा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सहकारी समिति से संबंधित सही तथ्यों का सही चयन करें। तो सहकारी तथ्यों से संबंधित यहाँ पर कथन का चयन करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह कौन सा कथन इसमें सही है, यह भी कथन पहचानना है। तो 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 का ख में अंत स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। सहकारी समिति से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 243 का ZH के 243 का ZT तक है, बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटी राज्य सूची का विषय है, ये भी यहाँ पर सही है। तो तीनों का तीनों यहाँ पर कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कथन KT शाह का है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव था दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो यह कौन संबंधित है? तो यह पाल एपलवी रिपोर्ट, पाल एपलवी रिपोर्ट। 87 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो शासन है दोस्तों, यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदित होने पर 6 माह तक लागू रहता है। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया जा चुका है। सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया है, 3510 दिन। राष्ट्रपति शासन के 2 अन्य नाम हैं, संवैधानिक आपात या राज आपातकाल। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपात की घोषणा की जाती है। 88 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दिल्ली का जो संवैधानिक प्रमुख होगा दोस्तों, यह हो जाएगा उपराज्यपाल। दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख उपराज्यपाल होता है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस पद का सृजन सितंबर 1966 में किया गया था। बात करें वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, ये भी हमें याद रखना है। 89 नंबर प्रश्न है, आम आदमी पार्टी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। किसके द्वारा नियत किए जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है दोस्तों? तो यह कौन कर सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म को यहाँ पर पहचानना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। लोकसभा की संरचना की बात करें तो ये अनुच्छेद 81 के तहत, ये यहाँ सही हो जाएगा। भारत की महान्यवादी अनुच्छेद 76 के तहत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना,
तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 के तहत, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों निम्नलिखित कौन सा गलत कथन है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर गलत है। तो इसका मिलान की बात करें तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत, संसद की संरचना की अगर बात करें तो 79 के तहत। तो इसके मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 1 से अधिक यहाँ पर गलत कथन है। 91 नंबर प्रश्न की बात करें, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है, तो किसमें है दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 92 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस वर्ष किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक गतिविधियां की जाती है। किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था, संसद ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या सदस्यों में उपस्थित होने चाहिए, तो 95 का राइट आंसर होगा कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग। 96 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकरण किस संस्था को है, तो 96 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध है, तो भारतीय संविधान में किसके बारे में एक उपबंध है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वित्त आयोग के बारे में 280 में कहा गया है, योजना आयोग का उपबंध नहीं है, लोक सेवा आयोग का उपबंध है, निर्वाचन आयोग का उपबंध है, इसके बारे में उपबंध नहीं है। जबकि 1 से अधिक के बारे में उपबंध है, तो उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ है, दुमहल है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ है, दुमहल है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात करें, राष्ट्र हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्र जो हथकरघा दिवस होता है दोस्तों ये किस तिथि को मनाया जाएगा, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये संसद द्वारा किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 68वीं बीपीएससी के लिए द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, रुकमनी पब्लिकेशन का 68वीं बीपीएससी के लिए सेट नंबर 3 देखा। आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो फुल डिस्कशन इस क्लास में हुआ है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कम से कम 100 लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो कोई क्वेश्चन पर, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।